हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ए जो चैप्टर 6A है वो प्रैक्टिकल लाइफ में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं वन बाय वन करके। पहली बात क्या आती है इसमें, समझते हैं कि जो डिडक्शन हमें मिलता है चैप्टर 6A में, और हमें रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक होता है, टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। और हमें डिडक्शन क्या हो सकता है कि अगर हमने डिडक्शन किसी साल में मेरा इसमें चैप्टर सेक्शन 80C की, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 1,50,000 की। तो हमारा क्या है, सपोज किसी साल में हमारा इनकम कितना है, 1,25,000 है। तो डिडक्शन हमें कहाँ तक मिलेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ हमारा रिस्ट्रिक्ट कहाँ हो जाएगा, 1,25,000 तक ही ये हमारा इनकम डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और हमारा इनकम नील हो जाएगा। और ये हम जो एक्सेस हमने क्या करा है, जो डिडक्शन हमने जो हमने क्या करा, जो इन्वेस्टमेंट करी है 25,00,000 रुपए की, उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये हमारा जो मैंने एग्जांपल लिया बस एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा क्या है कि जो डिडक्शन हम अंडर चैप्टर 6A क्लेम करेंगे और रिस्ट्रिक्ट हमारा क्या होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। और जो डिडक्शन इस चैप्टर में क्लेम करेंगे हम, उसको हम कैरी फॉरवर्ड आगे सालों में नहीं कर सकते हैं। अब एक बात और आगे समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि जो डिडक्शन हमें चैप्टर 6A का हमें किस सेक्शन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 12A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और स्पेशल रेट के जो टैक्स हैं, टैक्सेबल इनकम है, वो यहाँ पे डिडक्शन हमें चैप्टर 6A का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 12A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11,111C। और जो स्पेशल रेट्स के जो टैक्स हैं, स्पेशल रेट वो टैक्स जो टैक्सेबल इनकम है, उस पर डिडक्शन हमें चैप्टर 6A का नहीं मिलेगा। अब बात ये तो क्लियर हो गई कि हमें इनकम कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना है, टोटल डिडक्शन कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना है, टोटल इनकम तक, और कैरी फॉरवर्ड हम नहीं कर सकते। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 12A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पे ये डिडक्शन हमें अलाउ नहीं होगा। अब बात करते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए की बात क्या करता है, अब डिडक्शन का किसकी बात कर रहे हैं, 80C की। डिडक्शन 80C जब हम किसी भी इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करते हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ का, तो वहाँ पर क्या हमें क्लेम करना होता है, डिडक्शन क्लेम करना होता है अंडर सेक्शन 80C। तो एलिजिबल एसएससी कौन हो जाएंगे 80C में, ये समझने वाली बात क्या है इसमें है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ क्या आ जाएंगे, हमारा एलिजिबल एसएससी हैं। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है, 1,50,000। यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000। ठीक है। अब एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है, एलिजिबल मतलब 80C में हम डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने होंगे या तो कुछ खर्च करने होंगे। अब उसकी बात करेंगे। अब एलिजिबल मैक्सिमम तो खर्च वाली बात वहाँ पे आती है जब हम स्कूल फी पे करते हैं, तो वो खर्च वाली बात वहाँ पे आती है, बाकी तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए पे किया गया हो, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, किसके लिए, इंडिविजुअल केस में स्वयं खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए पे किया गया हो, किस में, इंडिविजुअल केस में। अब एचयूएफ की बात आती है, तो एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ केस में क्या होगा, हम किसी भी एचयूएफ के मेंबर का हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका डिडक्शन हमें कहाँ मिलेगा, 80C में मिलेगा। किसके इनकम के अगेंस्ट, एचयूएफ के इनकम के अगेंस्ट में। अब आती है क्या, अब बात समझने वाली बात क्या है कि पॉलिसी अगर कब इशू हुआ है, 1/4/2012, मतलब 1 अप्रैल 2012 के पहले अगर कोई पॉलिसी अगर इशू हुआ है, तो उसमें क्या हम कंपेयर करेंगे, जो हमने प्रीमियम पेड करा है, जो हमने प्रीमियम पेड करा है, और जो हम उसका जो पॉलिसी है उसका हम एस्योर्ड वैल्यू देखेंगे, इंश्योर्ड वैल्यू देखेंगे, उसका 20%, एस्योर्ड वैल्यू का 20%, जो दोनों में कम हो, विच एवर इज लोअर, वो हमें डिडक्शन मिल जाएगा। क्या 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 वेरीफाई करना है, जो प्रीमियम हमने पेड करा है उस पर
किसके लिए? पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। जो इंश्योर्ड अमाउंट है उसका 20% हम देखेंगे। जो दोनों में कम हो, जो प्रीमियम पेड और इंश्योर्ड अमाउंट का 20%, वो क्या होगा? वो हमें डिडक्शन मिलेगा। कब? 20% वाला कब के साथ है? जब इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा कब इशू हुआ हो? 1/4/2012 के पहले इशू हुआ हो। अब बात का क्या आती है कि अगर पॉलिसी हमारा 1/4/2012 को या उसके बाद, मतलब 1/4/2012 को या उसके बाद अगर इशू हुआ है, तो हमें क्या चेक करना है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और क्या है? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। जो सम एश्योर हुआ है उसका 10%, जो दोनों में कम होगा वो हमें डिडक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1/4/2012 या उससे पहले, जो 1/4/2012 के पहले जो इंश्योरेंस, जो पॉलिसी इशू हुआ है उसका सम एश्योर्ड है उसका 20% डिडक्शन मिलेगा। और अगर पॉलिसी हमारा कब हुआ? 1/4/2012 के बाद इशू हुआ है, 1/4/2012 या 1/4/2012 के बाद अगर इशू हुआ है, तो वो कहाँ एश्योर्ड अमाउंट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, वो हमें डिडक्शन मिलेगा। दोनों कंपेयर करेंगे, प्रीमियम पेड और एश्योर्ड, 10% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट, जो हमें क्या होगा? वो डिडक्शन मिलेगा। अगर ये बात हो गई, अब उसके बाद क्या आएगा कि जो क्या है, डिसेबल पर्सन है, दिव्यांग पर्सन है, उसके केस में अगर क्या हुआ है, अगर पॉलिसी 1/4/2013 के बाद इशू हुआ है, 1/4/2013 को या उसके बाद पॉलिसी इशू हुआ है, तो दिव्यांगजनों के लिए क्या हो जाएगा? ये इंश्योरेंस पे जो एश्योर्ड अमाउंट का 15% हो जाएगा। कब? दो कंडीशन वहाँ पे, डिसेबिलिटी कहाँ पे हो? 80U में होगी वो, और स्पेसिफाइड डिजीज में जो कवर्ड हुआ है 80DD। डिस्कशन हम आगे करेंगे। कौन कौन सा सेक्शन? अगर वो डिसेबिलिटी है, किस अंडर सेक्शन? 80U में, या स्पेसिफाइड डिजीज है, क्या कौन सा सेक्शन में वो कवर्ड है? 80DDB में। तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर पॉलिसी कब इशू हुई है? 1/4/2013 को या उसके बाद इशू हुई है, तो इंश्योरेंस अमाउंट पेड, इसे प्रीमियम अमाउंट पेड और 15% ऑफ एश्योर्ड वैल्यू, ये दोनों में जो कम होगा हमें वो डिडक्शन मिलेगा। अब दूसरी बात है, तो इंश्योरेंस की बात आ गई, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात आ गई। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करता है, तो हो सकता है कितने इंडिविजुअल क्या करते हैं? पीपीएफ में भी डिपॉजिट करवाते हैं। तो आप पूछोगे सर, क्या पीपीएफ पे डिपॉजिट करवाने पे हमें डिडक्शन मिलता है? एकदम मिलता है। पीपीएफ के अकाउंट पे अगर डिपॉजिट करवाएंगे तो डिडक्शन 80C में मिलेगा। किसके केस में? सेल्फ के केस में, स्पाउस के केस में और चिल्ड्रेन के केस में। कब? इंडिविजुअल केस। जब इंडिविजुअल केस हो तो स्वयं मैंने अपने, आप खुद के लिए जमा करा हो, या अपने स्पाउस के लिए किया हो, या अपने बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाया हो, तो उसका डिडक्शन हमें कहाँ मिलेगा? 80C में मिलेगा। सिमिलरली अगर एचयूएफ का केस है, तो अगर किसी मेंबर के एचयूएफ के किसी मेंबर के अकाउंट में, पीपीएफ अकाउंट में हम डिपॉजिट करवाते हैं अमाउंट, तो उसका डिडक्शन हमें मिलता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में मिलता है। अब बात करते हैं, क्या आती है कि स्टैट्यूट, जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है टू अ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, वहाँ पे क्या होगा? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन कहाँ मिलेगा? 80C में। जब आप लोग वहाँ पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की जो पीपीएफ की बात करूँ या ईपीएफ की बात करूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ईपीएफ की बात करूँ, तो ईपीएफ में दो पार्ट होते हैं, या दो पार्ट होते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो डिडक्शन हमें कहाँ मिलेगा? 80C में। एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन हमें कहाँ मिलेगा? 80C में। वही बोल रहा है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, उसका डिडक्शन 80C में। ध्यान देने वाली क्या बात है यहाँ पर? एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब अगला आप लोग क्वेश्चन हो सकता है कि सर, क्या जो हमने एनएससी में इन्वेस्टमेंट करा है, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? एकदम मिलेगा। जो अमाउंट हमने जो इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ करा है? एनएससी में करा है, और एनएससी पे जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है उसका डिडक्शन हमें कहाँ मिलेगा? 80C में मिलेगा। अब सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये डिडक्शन किस साल मिलेंगे? जिस साल हमने इन्वेस्टमेंट करे हैं। ये डिडक्शन किस साल हमें मिलेंगे? जिस साल हमने इन्वेस्टमेंट करा है, या जिस साल हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, उस साल मिलेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर हमने अपने घर बनाने के लिए क्या करा है, या मेरे क्लाइंट ने घर बनाने के लिए कोई हाउसिंग लोन लिया है, अगर हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करते हैं तो क्या हमें इसका डिडक्शन मिलेगा? एकदम मिलेगा। अगर हम कोई लोन क्या लिए हैं, हाउस कहाँ लिए हैं,
रिपेमेंट हमने अगर लोन लिया है, अगर लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट करते हैं तो उसका डिडक्शन हमें कहाँ मिलता है, अंडर सेक्शन 80C में मिलता है। कब टू द एक्सटेंट ऑफ कितना, ये मतलब नहीं है कि कुछ भी क्लेम कर लो, टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000 हमें ये डिडक्शन मिलेगा। अब अगला आप बोल सकते हो कि सर क्या हमने जो फिक्स डिपॉजिट किया है उसका डिडक्शन हमें मिलेगा। अगर आपने किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट 5 सालों के लिए किया है, 5 साल या उसके अधिक सालों के लिए किया है, तो उसका डिडक्शन कहाँ मिलेगा, उसका डिडक्शन 80C में मिलेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000। अब आती है ट्यूशन फीड पेड फॉर एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्यूशन फीड पेड फॉर एजुकेशन इन इंडिया। अगर हमने ट्यूशन फी किसी स्कूल में या कॉलेज में, ध्यान देने वाली बात है, स्कूल और कॉलेज की बात करी मैंने, कॉलेज की बात करिए, अगर हमने ट्यूशन फी पे करा है वो भी कहाँ, इंडिया में, मतलब ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड से पढ़ के आ रहा है तो वहाँ नहीं करा है हमने, क्या कहाँ करा है, इंडिया में पे करा है। एजुकेशन कहाँ से लिया है, इंडिया में लिया है, तो हमें क्या हो जाएगा, ट्यूशन फी अलाउ होगा। ट्यूशन फी ही अलाउ होगा, इसमें दूसरे जो खर्चे होते हैं, डेवलपमेंट फी और बहुत तरह के स्पोर्ट वाले खर्चे जो होते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, बस ट्यूशन फी ही हमें अलाउ होगा। वो मतलब प्राइवेट कोचिंग वालों का यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, प्राइवेट कोचिंग सेंटर का जो फ़ी है वो हमें अलाउ नहीं होगा टीसी में। कौन सा है, एजुकेशन में, स्कूल से एजुकेशन हो या कॉलेज से एजुकेशन हो, वो डिडक्शन हमें कहाँ मिलेगा, टीसी में मिलेगा। वो एजुकेशन कहाँ होना चाहिए, फ़ी हमने इंडिया में पे करना हो चाहिए, किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को पे करना क्या होना चाहिए, मतलब इंडिया में अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रही है उसको पे किया हुआ, तो ट्यूशन फ़ी हमें अलाउ हो जाएगा। अब आती है डिपॉजिट इन नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड। अगर हमने नाबार्ड के कोई बॉन्ड पे डिपॉजिट कराया है, इन्वेस्टमेंट करा है, उसका डिडक्शन हमें मिलेगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, अब सीनियर सिटीजन क्या करता है, कहाँ डिपॉजिट करेगा, वो सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो रिस्क लेने के इस पे नहीं होते, वो बोलते हैं भाई हमें सेफ रिटर्न आ जाए, रिस्क नहीं लेना, अपना दाल रोटी का खर्चा चले जाए, भगवान का नाम चलते रहें, तो वो क्या करेंगे, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करेंगे, वहाँ फंड का रिस्क बहुत कम होता है। तो उस केस में अगर किसी सीनियर सिटीजन ने अपना डिपॉजिट कहाँ करवाया है, डिपॉजिट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में करवाया है, तो उसका डिडक्शन 80C में मिल जाएगा। अगर हमने कंट्रीब्यूशन हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ करा है, यूलिप में करा है। यूलिप क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, उसका डिडक्शन हमें 80C में मिल जाएगा। अब हमने म्यूचुअल फंड और यूटीआई में नोटिफाइड मतलब नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स या यूटीआई में हमने इन्वेस्टमेंट करा, तो उसका डिडक्शन हमें कहाँ मिलेगा, 80C में मिलेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000। हमने अगर नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अगर डिपॉजिट करवाया है तो उसका भी क्या मिलेगा, हमें डिडक्शन मिल जाएगा। नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड, इसका भी डिडक्शन हमें 80C में मिल जाएगा। अब सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट में अगर हमने किसी इंडिविजुअल ने डिपॉजिट करवाया अपने गर्ल चाइल्ड के लिए, या किसी लीगल गार्जियन ने अब किसी गर्ल चाइल्ड के लिए क्या करवाया है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया है, तो उसमें अगर 1,50,000 रुपये तक डिडक्शन हमें मिल जाता है। ठीक है, वो किसके लिए, सुकन्या समृद्धि स्कीम किसके लिए होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है ये। अगर हमने कोई लैंड या बिल्डिंग एक्वायर करी है, उसका हमने स्टाम्प ड्यूटी फी पे, अगर रजिस्ट्री करवाएं तो क्या पे करना होगा, स्टाम्प ड्यूटी फी पे करना होगा और रजिस्ट्रेशन फी भी पे करना होगा। तो क्वेश्चन आता है कि आप पूछोगे सर क्या स्टाम्प ड्यूटी हमने जो पे किया है, जो हाउस प्रॉपर्टी हमने एक्वायर करने पे, एक्विजिशन पे जो हमने हाउस प्रॉपर्टी जो एक्वायर करा है उस पर हमने क्या पे करा है, स्टाम्प ड्यूटी फी और रजिस्ट्रेशन फी हमने जो पे किया है, क्या उसका डिडक्शन हमें मिलेगा, यस, उसका भी डिडक्शन हमें 80C में मिलेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000। सपोज हमने 10 लाख स्टाम्प ड्यूटी पे कर दिया, सपोज हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करी, उसमें हमने स्टाम्प ड्यूटी कितना पे कर दिया 10 लाख रुपए का, तो हमें क्या होगा, यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें स्टाम्प ड्यूटी कितना मिलेगा, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 मिलेगा, बाकी हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। और उसको ना तो हम जो रिमेनिंग 1,80,000 है, 8,50,000 है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते।
मतलब 1.5 लाख का डिडक्शन हमें मिलेगा, जो किसमें, जो हमने हाउस प्रॉपर्टी परचेज एक्वायर करी है, उसका स्टाम्प ड्यूटी पे करा है और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो हमें मिल जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000। अब बोल रहा है कि अब अगला आता है, बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ए कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ द पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 फिक्स फॉर पीरियड 3 years और मोर NPS टायर 2, यहाँ भी डिडक्शन हमें मिल जाएगा। अब बात क्या आती है, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक्स टैक्स सेविंग स्कीम में टर्म डिपॉजिट हम करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी डिडक्शन हमें मिल जाता है। यहाँ पर एक नोट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी if in any previous year associate terminates his life insurance policy or has net premium after 2 years, अगर क्या किया, अगर एक साल हम क्या किया है, अगर हमने कोई हाउस हमने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस लेके उसका क्लेम कर लिया, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम 80C में हमने पे किया, क्लेम कर लिया, और 2 साल उससे 2 साल क्या हो गया, 1 साल खत्म हुआ, उसको हमने टर्मिनेट करवा लिया, तो उसमें क्या होगा कि जो हमने पहले क्लेम किया हुआ है डिडक्शन, वो हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो उस साल जिस साल हमने टर्मिनेट करवाया उनका उस साल के इनकम में हमें ऐड करना पड़ेगा। सपोज हमने क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसमें 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम पे करा, हमने तो क्लेम कर लिया डिडक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए में, अगर किस साल में, 2023-24 में असेसमेंट ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या कर रहे हैं, हम इसको टर्मिनेट करवा रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए जो हमें यहाँ डिडक्शन मिला था, ये इनकम का पार्ट हो जाएगा हमारा, और 1.5 लाख रुपए जिस साल हमने टर्मिनेट किया है उस साल के इनकम में हमें ऐड करना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए का। या हमने इंश्योरेंस प्रीमियम आप 2 साल के बाद हमने पे करना बंद कर दिया, 2 कंडीशन है, या तो हमने टर्मिनेट कर लिया इंश्योरेंस पॉलिसी को, या हमने प्रीमियम 2 साल बाद पे करना बंद कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, हमें जिस साल हमने प्रीमियम पे करना बंद करा है उस साल के इनकम में वो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली बोल रहा है, टर्मिनेट यू लीव और हैज़ नॉट पेड एनी प्रीमियम फॉर एटलीस्ट 5 years। सिमिलरली अगर टूलिप को टर्मिनेट कर लिया, अगर 5 साल के लिए हमने क्या करा है, प्रीमियम पे नहीं करा है, तो वो हमें क्या हो जाएगा, हमारे इनकम में ऐड हो जाएगा, वो जो हमने पिछले सालों में क्लेम करा है डिडक्शन 80C में। अब क्या होता है कि हाउस प्रॉपर्टी की बात करी थी यहाँ पर कि लोन लिया, डिडक्शन मिल जाएगा, अब उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी की बात करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कब बोल रहा है कि ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी बिफोर 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ इन फाइनेंशियल ईयर विच पोसेशन इज ऑब्टेन्ड। 5 साल के अंदर हमने क्या करा है, अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते तो जो डिडक्शन हमें मिला है वो डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा, जिस साल हमने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है उस साल के इनकम में ये ऐड हो जाएगा। अब बात करते क्या आती है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द FD और सीनियर सिटीजन स्कीम बिफोर 5 years। अब क्या हुआ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर FD, हमने क्या बोला था पीछे, 5 साल के लिए FD होना चाहिए, या सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर 5 साल से पहले अगर विड्रॉ कर लिया जाता है तो अमाउंट, तो जिस साल ये अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। देन ऑल डिडक्शन अलाउड इन अर्लियर डीम टू बी इनकम इन द ईयर वायलेशन और विड्रॉल। ठीक है, अब बात क्या आती है यहाँ पर, अब बात करते हैं 80CCC CCC कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या कहाँ होना चाहिए, पेंशन फंड ऑफ LIC में या अदर इंश्योरेंस कंपनी में। तो क्या डिडक्शन कहाँ तक मिल जाएगा, हमें 1.5 लाख रुपए तक मिल जाएगा। एलिजिबल कौन होगा, यहाँ पर ओनली इंडिविजुअल होगा। अब पेंशन स्कीम आता है सेक्शन 80CCD। 80CCD में क्या बोलता है कि कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। ठीक है, 80CC में क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम होना चाहिए या न्यू पेंशन स्कीम होना चाहिए या अटल पेंशन योजना होना चाहिए। एलिजिबल कौन है, एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल है। डिडक्शन कितना है, सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए ये डिडक्शन कहाँ पे चेक करेंगे, अंडर सेक्शन 80CCD में, CCD सबसेक्शन 1 में। सैलरीड एम्प्लॉयड है कितना, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर अदर है यहाँ पर, दूसरा क्या है, अगर अंडर अदर इंडिविजुअल है तो मतलब अदर इंडिविजुअल में अदर देन सैलरी एम्प्लॉय इंडिविजुअल है, मतलब जिसके इनकम सैलरी से नहीं किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एसएससी कंट्रीब्यूशन
और 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है, ये दोनों में कम हो। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ सैलरी, ये दोनों में कम हो, ये क्या हो जाएगा, हमें डिडक्शन मिल जाएगा 80 CCD में। अब बात क्या आती है यहाँ पर, यहाँ पर सैलरी मतलब क्या होगा, यहाँ तो सैलरी की बात करी, सैलरी यहाँ पर हो जाएगा बेसिक प्लस DA, बेसिक सैलरी मतलब हो जाएगा बेसिक प्लस DA, टीयर नेशनल एच इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा सैलरी के डिफिनेशन में। सैलरी में क्या लेंगे हम, बेसिक और DA लेंगे यहाँ पर। अब एडिशनल डिडक्शन की बात करता है यहाँ पे, अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1B में, एडिशनल डिडक्शन अप टू 50,000 शेल बी अलाउड अदर देन कंट्रीब्यूशन कवर्ड अंडर 80 CCD 1, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम कितना था, 1.5 लाख रुपए का, नहीं यहाँ पर जो मैक्सिमम दो यहाँ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ सैलरी की बात करिए, यहाँ पर एडिशनल डिडक्शन की बात कर रहा है कि 50,000 हमें मिलेगा, कहाँ पर, 80 CCD में। कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं कि SSC का कंट्रीब्यूशन कहाँ है, पेंशन फंड में 1,40,000 रुपये का टू नेशनल पेंशन स्कीम में, ठीक है। और उस इंडिविजुअल का क्या है, ग्रोस टोटल इनकम 5,50,000 रुपये है, ग्रोस टोटल इनकम कितना है, 5,50,000 रुपये, और कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम में कितना कर रहा है, 1,40,000 रुपये। तो यहाँ पर सैलरी है या नहीं है चेक करना पड़ेगा, कहीं सैलरी की बात नहीं करिए, तो ग्रोस टोटल इनकम की बात करा है, तो 20% GTI कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपये। 1 लाख, यहाँ पर क्या कहानी क्या हो गई, इस केस में लूँ, यहाँ 1,40,000 डिपॉजिट कहाँ करवा रहा है, वो 1,40,000 करवा रहा है, एक कंट्रीब्यूशन है उसका, और 20% ऑफ GTI कितना हो गया है, 5,50,000 का 1,10,000 रुपये। ये जो दोनों में कम होगा वो डिडक्शन हमें कहाँ मिलेगा, 80 CCD में हमें डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। इसका डिडक्शन हमें कहाँ मिलेगा, 80 CCD सबसेक्शन 1 में मिलेगा। और जो रिमेनिंग 30,000 रुपये है उसका उसका डिडक्शन हम कहाँ क्लेम कर सकते हैं, 80 CCD सबसेक्शन 1B में हम 30,000 जो एक्स्ट्रा 30,000 है वो हम जो कंट्रीब्यूशन का 1,40 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका हम डिडक्शन कहाँ करें 80 CCD 1 में और इसका 1B में, ठीक है। या सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, या तो कहानी कुछ और अलग हो सकती है कि यहाँ पर हम क्या करें, 80 CCD 1B की बात करूँ, 50,000 इसके अकॉर्डिंग क्लेम कर लें, जो 1,40 है उसमें से 1,40 में से 50 घट जाएगा, 1,90 आ जाएगा, 90 कहाँ क्लेम कर सकते हैं हम, 80 CCD में। ये दोनों में से कोई ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयज 80 CCD सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू NPS फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या बता रहा है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज फर्स्ट टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ सैलरी इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, देन इट्स गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 2। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा फर्स्ट टैक्सेबल कहाँ करेगा, ये एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। और वो यहाँ पर दो चीज़ चेक करेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% और ऑब्लिक 14% ऑफ सैलरी। 10% 14% कब होगा, वेयर सच कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है तो 14%, अदरवाइज दूसरे केस में क्या हो जाएगा, वो 10% का कंट्रीब्यूशन होगा। ये दोनों में जो कम हो उसका डिडक्शन हमें कहाँ मिलेगा, 80 CCD सबसेक्शन 2 में डिडक्शन मिलेगा। अब बात समझने वाली बात क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 सैलरी मीन्स बेसिक प्लस सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA का है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब दूसरी बात क्या है, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12A एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय SSC ऑन क्लोजर ऑफ हिज अकाउंट इज एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट अंडर सेक्शन, to the extent of 60%
और जिस कितना एग्जाम्पशन कितना मिल जाएगा 60% का, और 40% टैक्सेबल होगा। कहाँ पे? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12A में। In case of employee or non-employee, any amount received from the NPS by the nominee legal hire। अब दिक्कत क्या है? ये तो खुद स्वयं को मिला, अपने आप को मिला, ये जिसका है उसको मिला। अब यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉई या नॉन एम्प्लॉय की बात की, यहाँ डिडक्शन दोनों को मिलता है। इसके केस में अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय के जो हैं, उस जो इंडिविजुअल है जिसने एनपीएस खुलवाया था उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर उसको उसके जो अमाउंट एनपीएस से जो अमाउंट किसको मिला है, उसके लीगल हायर को, कब? उस इंडिविजुअल के डेथ पे, तो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। The subscriber for the recognized provident fund as superannuation fund would be able to transfer their corpus from these funds to national pension system without any tax implication। ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ बात चौथा पॉइंट नंबर क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ पार्सल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस बाय एन एम्प्लॉय, पेमेंट shall be exempt up to 25% of contribution made by him, a fully taxable for non salary employees। ठीक है, इन केस ऑफ पार्सल विड्रॉल, पार्सल मीन्स कुछ अमाउंट विड्रॉ के लिए एनपीएस से, तो एम्प्लॉय के केस में क्या हो जाएगा? 25% टैक्सेबल है, 25% एग्जेम्प्ट है, मतलब 75% टैक्सेबल है। और नॉन एम्प्लॉय नॉन सैलरी केस में 100% टैक्सेबल है ये विड्रॉल केस में, पार्सल विड्रॉल के केस में। सेक्शन उसके बाद आता है सेक्शन 80CCE, एग्रीगेट डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 1,50,000। कब किस सेक्शन में? 80CCC 80CCD सबसेक्शन 1 इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000। अब इसका कंटिन्यूएशन में आगे क्लास अपलोड करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।